हेलो एवरीवन। आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा सॉलिड स्टेट। बस एक छोटा सा टॉपिक बचा है, वो करवा देती हूँ आपको। उसके बाद हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे। एक ये टॉपिक बचा था, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी पे क्या फ़र्क पड़ता है टेम्परेचर का। हम जब टेम्परेचर को चेंज करते हैं तो कंडक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी, डिक्रीज़ होगी। क्या होता है, अगर हम मेटल की बात करें ना, मेटल क्या होते हैं, मेटल पोस्टली चार्ज होते हैं। तो क्या होता है, जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं ना, तो मेटल की कंडक्टिविटी डिक्रीज़ करती है। टेम्परेचर की इंक्रीज़ करने से मेटल की कंडक्टिविटी डिक्रीज़ करती है। क्यों करती है? क्योंकि मेटल क्या होती है, पोस्टली चार्ज आयंस होते हैं ना मेटल्स में। तो जब हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे ना, तो जो पॉजिटिव चार्ज आयंस है ना, वो वाइब्रेट करना स्टार्ट करेंगे टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से। उनके वाइब्रेशन की वजह से क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी किसकी वजह से होती है, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो क्या करेंगे, वो पॉजिटिव चार्ज ना हिंड्रेंस प्रोवाइड करेंगे इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट में। ठीक है, एक तो इलेक्ट्रॉन्स मतलब फ्रीली मूव कर सकता है, लेकिन क्या होगा, जब पॉजिटिव चार्ज आयंस वाइब्रेट करेंगे ना, तो वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट को रोकेंगे, है ना। तो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट कम हो जाएगी, जिसकी वजह से कंडक्टिविटी कम हो जाएगी। ठीक है, तो यानी कि जब हम मेटल की बात करते हैं तो टेम्परेचर अगर इंक्रीज कराएंगे तो पॉजिटिव चार्ज आयंस मूव करना स्टार्ट करेंगे, वो हिंड्रेंस प्रोवाइड करेंगे इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट में, जिसकी वजह से कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। और अगर हम सेमीकंडक्टर्स की बात करें, ये तो मेटल की बात की मैंने, अगर सेमीकंडक्टर की बात करें तो टेम्परेचर के इंक्रीज करने से सेमीकंडक्टर्स की कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है। क्यों होती है? क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कल, वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड का कंसेप्ट यहाँ पे बताया था कि सेमीकंडक्टर में क्या होता है, एनर्जी गैप बहुत कम होता है इनके बीच में। तो जैसे ही हम टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे ना, तो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में मूव करना स्टार्ट करेंगे। जब इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में मूव करेंगे तभी तो इलेक्ट्रिसिटी होती है हमारे पास, है ना। तो जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज कराएंगे तो इलेक्ट्रॉन जंप कर सकते हैं वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में। इसका मतलब क्या हुआ कि कंडक्टिविटी इंक्रीज हो गई, है ना। तो सेमी कंडक्टर्स की कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं। ठीक है, और ये मैंने आपको बता दिया था कि हम कंडक्टिविटी को कैसे इंक्रीज करा सकते हैं, डोपिंग से, है ना। इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी डाल दो या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इम्प्योरिटी डाल दो। डोपिंग से हम क्या कर सकते हैं, कंडक्टिविटी को इंक्रीज करा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। हमने इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी स्टडी कर ली, अब हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे। ठीक है, इसमें क्या होता है, देखो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के अंदर हम डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक और फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंस स्टडी करेंगे। ठीक है, इन सबको पढ़ने से पहले ना आपको कुछ बेसिक से ये चीज़ पता भी होगी पहले से, मैं आपको फिर बता देती हूँ एक बार। क्या होता है, हमें पता है कि ये न्यूक्लियस है हमारा, कोई भी एटम ले लिया, उसका ये न्यूक्लियस है, और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं, है ना। ये इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है ना, तो क्या होता है, एक मैग्नेटिक मूवमेंट जनरेट होता है, जो किस पे लाई करता है, न्यूक्लियस पे। क्या करता है, देखो ये न्यूक्लियस है ऐसे यहाँ पे, ठीक है, इसको न्यूक्लियस कंसीडर करो, और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ ऐसे रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे तो एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा इसके सेंट्रल एक्सिस के लोग, जिस एक्सिस के लोग इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं ना, उस एक्सिस पे एक मैग्नेटिक मूवमेंट जनरेट हो जाएगा। ठीक है, और क्या होता है साथ में, जो ये इसको बोलते हैं ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं तो उसके जिस एक्सिस के अलोंग वो रिवॉल्व करते हैं वहाँ पे एक मैग्नेटिक मूवमेंट जनरेट हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या है, चार्ज पार्टिकल है ना, और जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो क्या होता है, मैग्नेटिक मूवमेंट जनरेट होता है, तो उसको बोलते हैं ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट। दूसरा होता है हमारे पास स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट। ठीक है, इसमें क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है ना, अब एक इलेक्ट्रॉन की मैं बात करूँ तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन खुद भी रिवॉल्व करता है ऐसे, मतलब ऐसे नहीं है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऐसे 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 रिवॉल्व करता है, नहीं, इलेक्ट्रॉन खुद भी ऐसे रिवॉल्व करता हुआ चलता है, ऐसे ऐसे रिवॉल्व करता हुआ चलेगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उसकी वजह से क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन खुद ही मतलब ऐसे रिवॉल्व करता हुआ चलेगा तो उसकी वजह से भी कुछ मैग्नेटिक मूवमेंट होगा, है ना, उसको बोला जाता है स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट। ठीक है, यानी कि जो ये इलेक्ट्रॉन इस सेंट्रल एक्सिस के अलोंग रिवॉल्व कर रहा है ना, ये इलेक्ट्रॉन भी ऐसे घूमता हुआ चलता है। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन ले लिया, यहाँ पे ये अलग से इलेक्ट्रॉन दिखा रखा है, ये इलेक्ट्रॉन ले लिया, और ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन भी खुद भी रिवॉल्व होता है अपनी एक्सिस के अलोंग। ठीक है, और यहाँ पे जो मैग्नेटिक मूवमेंट जनरेट होता है उसको बोलते हैं स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट। ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या होता है, हमें एक ओवरऑल मैग्नेटिक मूवमेंट मिलता है, जो क्या होता है, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट और स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट के कॉम्बिनेशन होता है। मतलब इससे मतलब यहाँ पे ये चीज़ बतानी थी कि इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की वजह से हमें एक मैग्नेटिक मूवमेंट मिलता है। ठीक है, अब हम देखते हैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं। द सब्सटेंस विच आर रिपेल्ड बाय अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड आर कॉल्ड डायमैग्नेटिक सब्सटेंस।
जो सब्सटेंस क्या होता है रिपेल्ड बाय अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि क्या हुआ, मैंने यहाँ पे मेरा इलेक्ट्रॉन था, ठीक है, इलेक्ट्रॉन था, फिर मैंने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, तो क्या होगा, जब ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है ना, तो क्या होता है, एक मैग्नेटिक मूवमेंट जनरेट होता है ना, और क्या होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड हमने अप्लाई कर रखा है ना, तो ये क्या होता है, कोई भी सब्सटेंस मैंने यहाँ पे रखा जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसे ये NaCl एग्जाम्पल दे रखा, तो मैंने क्या लिया, NaCl ले लिया, ठीक है, उसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा। अब इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है ना वो क्या करेंगे, मूव करेंगे। अब इसके इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो क्या होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, है ना, और क्या होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड हमने अप्लाई कर रखा है, तो क्या होंगे, जो ये NaCl के पार्टिकल्स है ना, ये रिपेल करेंगे इस मैग्नेटिक फील्ड से, इस मैग्नेटिक फील्ड से ये रिपेल होंगे, ठीक है। द सब्सटेंस विच आर वीकली रिपेल्ड बाय अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड हम अप्लाई करेंगे वो सब्सटेंस क्या होंगे, उससे रिपेल होंगे, यानी कि इसका मैग्नेटिक फील्ड इसके मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करेगा, ठीक है। यानी कि जो सब्सटेंस रिपेल होंगे मैग्नेटिक फील्ड से उनको क्या बोला जाता है, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, और जो प्रॉपर्टी होती है उस प्रॉपर्टी को नाम दिया जाता है डायमैग्नेटिज्म, ठीक है। और ये मतलब क्यों होती है डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी, किसकी वजह से होती है, ड्यू टू ऑल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से। जैसे आपने इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग पढ़ी होगी ना, जैसे इलेक्ट्रॉन्स कैसे फील करते हैं, ऐसे करते हैं ना, इलेक्ट्रॉन्स एक स्पिन अप होती है, एक स्पिन डाउन होती है ना, तो क्या होती है, जो इनको बोलते हैं पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि ये क्या है, पेयरिंग में है ना, एक की स्पिन अप एक की स्पिन डाउन है, तो क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन सारे पेयर्ड होंगे ना तब जो ये प्रॉपर्टी होती है, तो तब उस सब्सटेंस को क्या बोलते हैं, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। जब भी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे तो उस सब्सटेंस को क्या बोलेंगे कि वो डायमैग्नेटिक बिहेवियर शो कर रहा है, ठीक है। और क्या होते हैं ये सब्सटेंस वीकली रिपेल्ड बाय अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। सेकेंड होता है हमारे पास पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है, द सब्सटेंस विच आर अट्रैक्टेड बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या था, रिपेल्ड होते हैं मैग्नेटिक फील्ड से, और ये क्या होते हैं, अट्रैक्टेड होते हैं। यानी कि इसके एग्जांपल क्या है, जैसे ऑक्सीजन है और आयरन Fe3 पॉजिटिव Cr3 पॉजिटिव, ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे ये Fe3 पॉजिटिव है, इसको हमने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा, तो ये सब्सटेंस क्या होते हैं, अट्रैक्टेड बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि जो ये हमने बाहर से मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है ना, इसको बोला एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड हमने अप्लाई किया ना वो क्या करेंगे, ये सब्सटेंस ना उसकी तरफ अट्रैक्टेड होंगे, ठीक है। द सब्सटेंस विच आर अट्रैक्टेड बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, वो सब्सटेंस जो हमारे जो मैग्नेटिक फील्ड हमने अप्लाई किया उसकी तरफ अट्रैक्टेड होंगे, उनको बोला जाता है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, और प्रॉपर्टी को नाम दे दिया पैरामैग्नेटिज्म, ठीक है। और ये प्रॉपर्टी क्यों अराइज होती है, ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगर हमारे सब्सटेंस के पास ऐसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, जिसके साथ पेयरिंग में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर है तो उसकी वजह से पैरामैग्नेटिक बिहेवियर होता है, और ऐसे सब्सटेंस जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उनको क्या बोला जाता है, पैरामैग्नेटिक। नेक्स्ट है हमारे पास फेरोमैग्नेटिज्म। अब फेरोमैग्नेटिज्म क्या होता है, द सब्सटेंस विच शो परमानेंट मैग्नेटिज्म इवन इन द अब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इनकी मैग्नेटिक फील्ड की अब्सेंस में भी जो परमानेंट मैग्नेटिज्म शो करता है उस सब्सटेंस को बोला जाता है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, ठीक है, और प्रॉपर्टी को फेरोमैग्नेटिज्म बोला जाता है। अब जैसे क्या इसमें और इसमें क्या डिफरेंस हुआ, पैरामैग्नेटिक में और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में, इसमें क्या हुआ, जैसे हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं ना तो वो सब्सटेंस क्या होते हैं, कुछ ना कुछ मैग्नेटिक मूवमेंट शो करते हैं जो अट्रैक्टेड होते हैं बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, है ना। फिर हम क्या करते हैं, जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड को हमने रिमूव कर दिया, पहले अप्लाई किया था ना, उसके बाद हमने मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव कर दिया, उसके रिमूव करने से जो इसका मैग्नेटिक बिहेवियर है ना वो खत्म हो जाता है, तभी रिमूव करने के बाद ही, ठीक है। और फेरोमैग्नेटिज्म में क्या है कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को हटा भी दें फिर भी इसका कुछ ना कुछ मैग्नेटिज्म होता है, कुछ एक परमानेंट मैग्नेटिक मूवमेंट होगी इसकी मैग्नेटिक फील्ड हटाने के बाद भी, ठीक है। यानी कि द सब्सटेंस विच शो परमानेंट मैग्नेटिज्म इवन इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की एब्सेंस में भी इसकी मतलब पहले तो स्टार्टिंग में अप्लाई करेंगे हम, उसके बाद रिमूव भी कर दे तो भी इसके पास मैग्नेटिज्म होगी, ठीक है। तो उसको मतलब यानी कि इसके पास परमानेंट मैग्नेटिज्म होती है, इसको बोला जाता है फेरोमैग्नेटिक, और प्रॉपर्टी को बोला जाता है फेरोमैग्नेटिज्म। अब इसमें और इसमें क्या मतलब पहचान कैसे करोगे आप, इसमें मैंने बोला था कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें भी बोल दिया कि ये भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से होगा। लेकिन क्या होगा जब हमारे पास क्या है, मतलब एक दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अगर कम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना हमारे पास, तब क्या होती है, मतलब एक या दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ड्यू टू वन और टू, मतलब नियरली एक या दो अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो उसकी वजह से जो सब्सटेंस होते हैं ना, एक या दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है जिसमें, उनको बोला जाता है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, ठीक है। और जिसके पास बहुत ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, उनको बोला जाता है कि वो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, ठीक है। अगर एक या दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो उसको पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस बोलेंगे, और अगर बहुत ज़्यादा हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना तो उसको फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बोला जाता है, ठीक है, और प्रॉपर्टी को फेरोमैग्नेटिज्म।
ये ना एग्जाम्पल सबके इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल सबके याद करना। मतलब एक मार्क में ना कई बार मतलब जैसे ये पूछ रहे थे कि इसका फेरोमैग्नेटिक का क्या क्या एग्जाम्पल होता है, एंटी फेरोमैग्नेटिक का क्या एग्जाम्पल होता है, ठीक है, इनके एग्जाम्पल भी पूछे जाते हैं, तो इनके एग्जाम्पल आपको याद होने चाहिए सबके। इसका क्या होता है आयरन, निकल, कोबाल्ट, ठीक है, और इसमें क्या होते हैं बहुत ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं फेरोमैग्नेटिक में, ठीक है। उसके बाद आता है एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, ठीक है। अब अभी तक हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले डायमैग्नेटिक पढ़ा, उसके बाद फेरोमैग्नेटिक पढ़ा, उसके बाद हमने पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस पढ़ा, उसके बाद फेरोमैग्नेटिक पढ़ा, अब पढ़ रहे हैं एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, ठीक है। एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में क्या है, द सब्सटेंस विच शो नेट जीरो मैग्नेटिक मोमेंट इवन इन द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कि जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी होंगे लेकिन फिर भी क्या होगा, जीरो होगा मैग्नेटिक मोमेंट। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से तो कुछ ना कुछ मैग्नेटिक मूवमेंट होना चाहिए था ना, लेकिन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के बाद भी इसका मैग्नेटिक मूवमेंट जीरो होगा। क्यों होगा, वो कैसे होगा, देखो। जैसे इसमें क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की ना मतलब जैसे ऐसे होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन की अगर ये स्पिन है ना प्लस हाफ है तो एक की माइनस हाफ है, फिर अगले की प्लस हाफ है, अगले की माइनस हाफ है, यानी कि इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के क्या है, अपोजिट स्पिन है। यानी कि अगर 5 इलेक्ट्रॉन की स्पिन प्लस हाफ है ना तो 5 इलेक्ट्रॉन की स्पिन ही माइनस हाफ है, ठीक है। यानी कि क्या करेंगे, वो कैंसिल कर देंगे एक दूसरे की स्पिन। जैसे एक इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है ना तो दूसरा इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज मूव करेगा, यानी कि दोनों की स्पिन आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल करेंगे ना, तो क्या होगा, मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होगा, जीरो होगा ना, फिर तो एक दूसरे के मैग्नेटिक मूवमेंट को कैंसिल ही कर रहे हैं वो। तो ऐसे सब्सटेंस को बोला जाता है एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस और प्रॉपर्टी को एंटी फेरोमैग्नेटिज्म। एग्जाम्पल होता है इसका मैग्नीज ऑक्साइड। उसके बाद होता है फेरी मैग्नेटिज्म, ठीक है। इस सब्सटेंस के ना मतलब हम सोचते हैं कि इसके पास ना इतने सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो इसका मैग्नेटिक मूवमेंट बहुत ज़्यादा होना चाहिए था, लेकिन इसका इतना ज़्यादा भी नहीं होता है, मतलब थोड़ा सा मैग्नेटिक मूवमेंट होता है, ठीक है। अगर ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो ज़्यादा होना चाहिए था ना, हम सोचते हैं, लेकिन इसके पास थोड़ा सा ही मैग्नेटिक मूवमेंट होता है। वो क्यों होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की स्पिन ना क्या होता है, कोई इलेक्ट्रॉन प्लस हाफ शो कर रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन माइनस हाफ कर रहा है। इसमें क्या होता है, एंटी फेरोमैग्नेटिक में तो जितने प्लस हाफ शो कर रहे हैं ना उतने ही माइनस हाफ शो कर रहे थे, है ना। लेकिन इसमें क्या होगा, जरूरी नहीं है कि अगर 5 इलेक्ट्रॉन की स्पिन प्लस हाफ है तो 5 की ही माइनस हाफ हो। ऐसा हो सकता है कि 5 की प्लस हाफ है और 3 की ही माइनस हाफ है, यानी कि क्या होंगे, जो 3 प्लस हाफ है ना वो तो 3 माइनस हाफ को कैंसिल कर देंगे। अब 2 प्लस हाफ तो हमारे पास फिर भी बचे ना, तो उनकी वजह से कुछ ना कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगी, है ना। तो क्या होगा, जरूरी नहीं है कि इसके अंदर की इक्वल नंबर ऑफ स्पिन हो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में, है। तो जैसे ये होता है ना, जैसे ये है, इसकी प्लस हाफ है, इसकी प्लस हाफ है, इसकी माइनस हाफ है, इसकी प्लस हाफ है यानी कि इस प्लस हाफ ने इस माइनस हाफ को कैंसिल कर दिया, उसके बाद ये प्लस हाफ तो बचा ना, तो इसकी वजह से कुछ मैग्नेटिक मूवमेंट होगी, यानी कि कुछ एक तो कैंसिल हो गए और कुछ एक बचे जिसकी वजह से थोड़ी सी मैग्नेटिक मूवमेंट होती है। तो ऐसे सब्सटेंस को बोला जाता है फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस, और जो प्रॉपर्टी होती है उसको बोला जाता है फेरी मैग्नेटिज्म, ठीक है। इसका एग्जाम्पल होता है Fe3O4। एक एग्जाम्पल तो सबके याद कर ही लेना, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ और आती है हमारे पास, क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है, ये पूछा जाता है कई बार। क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है, द टेम्परेचर एट विच फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक एंड फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस बिकम पैरामैग्नेटिक इज कॉल्ड क्यूरी टेम्परेचर, ठीक है। जिसके अंदर क्या होता है, जो मैंने आपको ये लास्ट वाले 3 बताया ना, फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस, एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, ये जो तीनों सब्सटेंस है ना, जब इनको हम हीटिंग प्रोवाइड करते हैं तो किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ये पैरामैग्नेटिक बन जाते हैं, ठीक है। पैरामैग्नेटिक कौन से होते हैं, जिसके पास 1 या 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। तो क्या करते हैं, ये तीनों सब्सटेंस ना किसी टेम्परेचर पे पैरामैग्नेटिक बन जाते हैं, तो उस टेम्परेचर को क्या नाम दे दिया, क्यूरी टेम्परेचर। क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है, द टेम्परेचर एट विच फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक एंड फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस बिकम पैरामैग्नेटिक, ठीक है। ऐसे सब्सटेंस को बोल दिया, मतलब जो पैरामैग्नेटिक बन जाते हैं उसको जिस टेम्परेचर पे, उस टेम्परेचर को नाम दिया क्यूरी टेम्परेचर। जैसे एग्जांपल होता है ना, Fe3O4 किस पे लिखवाया था मैंने आपको, फेरी मैग्नेटिज्म में, तो ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है। तो फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस ना ये पैरामैग्नेटिक बन जाता है 850 केल्विन पे, ठीक है। तो यानी कि 850 केल्विन क्या हुआ, इसके लिए क्यूरी टेम्परेचर हुआ, ठीक है। तो क्यूरी टेम्परेचर जिसपे कोई भी सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक बन जाता है। यहाँ पे आपकी यूनिट कंप्लीट होती है, इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना।